नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी के कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में। दोस्तों, पूछे अपना सवाल में आप हमसे खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं खेतीबाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवालों के जवाब, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा आप हमें लिख भेज सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए भी। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर GC श्रोतीय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपने पहले कॉलर से, नेत्र प्रसाद जी से, जो कि आसाम के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, नेत्र प्रसाद जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी सर, आपका सवाल आया है। हाँ सर, आप मछली पालन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? नहीं, मछली पालन भी है मेरा, और मेरा गोट फार्म का लिए मैंने ये पूछा था कि मेरा गोट फार्म है जी। तो मैं ट्रेनिंग लेना चाहता था, कहाँ ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे क्या सुविधा है, ये जानना चाहता था। अच्छा नेत्र प्रसाद जी, सबसे पहले तो आपके जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होगा। अच्छा। वहाँ पर पशुपालन के एक जानकार बैठे होंगे जो आपको प्रशिक्षण दे सकते हैं। पशुपालन विभाग भी होगा सरकार का, उससे भी कह सकते हैं। आसाम एग्रीकल्चर कॉलेज है, कृषि विश्वविद्यालय है जोरहाट में। उसके बाद शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में भी एक फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर है। शिवसागर में दमाऊ में एक फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर है, वो लोग भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं। सिर्फ मछली की नहीं, सारी। अगर आप मुर्गी पालन में जानना चाहते हैं या बकरी पालन में चलना चाहते हैं, तो सभी जो भी पशु या पक्षी आप करना चाहते हैं उसके वहाँ ट्रेनिंग है। तो उनसे अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको आसाम में ही कई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सर, अगर हम पशुपालन की बात करें तो क्या एक किसान जो है वो कई पशु, मतलब अलग अलग वैरायटीज, मछली पालन भी कर सकते हैं, गॉड फार्मिंग भी कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ये संभव है। खास करके इसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं, समन्वित। जैसे अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो उसके ऊपर ही जाल बिछा करके आप मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होगा कि मुर्गी का जो ड्रॉपिंग्स हैं वो पानी में जाएंगे तो मछली के खुराक भी बन जाएंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि आपको कोई चीज़ अगर फेल हो रही है तो दूसरे से लाभ हो जाएगा। तो ये एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट जो हमारा जोखिम है उसको भी करता है। और एक दूसरे का जो रिसोर्स है, एक जगह वेस्ट है तो वो दूसरी जगह यूज़फुल हो जाएगा। तो रिसाइकलिंग हो जाता है बहुत से चीज़ों का, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे अगर आप पशुपालन करते हैं तो गोबर की खाद खेती के लिए मिल जाती है। तो इस तरह से ये हमेशा अच्छी बात है कि हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, समन्वित खेती की तरफ आगे बढ़ें। जी। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, राहुल जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, राहुल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपका सवाल आया है। हाँ जी। सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं सवाल ये पूछा था कि जो काऊ डेयरी है, गाय की जो डेयरी है, इसके लिए सब्सिडी मिलती है क्या खोलने के लिए? कितना पैसा मिलता है डेयरी फार्म खोलने के लिए गाय की? राहुल जी, हरियाणा में काफ़ी कार्यक्रम हैं जिनके तहत सब्सिडी मिलती है। अच्छा जी। एक तो उनका प्रोग्राम है जो आप देशी गाय हैं, साहीवाल वगैरह, हरियाणा साहीवाल, तो इनका जो बढ़ावा देने के लिए इस पे कार्यक्रम है। दूसरा, अगर आप आधुनिक डेयरी करना चाहते हैं और बड़ी डेयरी करना चाहते हैं, लगभग जिसमें 50 पशु हों, तो उस पर आपको हरियाणा सरकार का जो योजना है वो लागू होती है। उसमें आपको देखिए कुछ लोन लेना पड़ता है और कुछ आपको सरकार की तरफ से सहायता मिलती है। तो ये 50 जो डेयरी करते हैं
इसमें 2-3 तरह की योजना है। अगर छोटी डेयरी कर रहे हैं आप 10 पशुओं की तो 50% का अनुदान है। अच्छा। और इससे भी छोटी करते हैं 4-5 पशु की, जिसमें खास करके हरियाणा, साहिवाल और बेलाही जो आपकी नस्लें हैं उनको रखते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए, तो वो भी उस पर भी 25% का अनुदान है। इसमें आपको कुल जो लागत है वो 75% अनुदान या लोन से मिल सकती है और 25% आपको अपनी लगानी पड़ेगी। तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव जो फेडरेशन है उसको अगर आप संपर्क करेंगे तो ये पूरी जानकारी आप मिलेगी। और आपके एसडीओ एनिमल हस्बेंड्री हैं ज़िले में या डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री हैं, उनसे संपर्क करेंगे तो वो आपको इस मामले में बताएंगे। उसके बाद ये भी है कि ये कौन कौन को प्राथमिकता मिलेगी। जिन लोगों के पास खेती का कोई दूसरा साधन नहीं, उनको ये ज़्यादा सुविधा देना चाहते हैं, या छोटे किसान 2.5 एकड़ से नीचे वाले को देना चाहते हैं, यानी 1 हेक्टेयर से हो, तो कुछ छोटी डेयरी उनके लिए, कुछ बड़ी हाईटेक डेयरी, तो 3 तरह की योजनाएं हैं। तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन से ये सुविधा मिल रही है और इसके लिए आपको अपने एसडीओ एनिमल हस्बेंड्री या डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से संपर्क करना है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रीन टीवी। केंचुआ अगर खाद बनाना है तो सबसे पहले हमें उसकी एक तैयारी करनी पड़ती है। एक हमें गड्ढा बनाना पड़ता है ज़मीन के ऊपर या नीचे, ज़मीन के ऊपर बना देते हैं अक्सर, और ये एक तरह से 1 से 1.5 मीटर चौड़ाई का होता है और इसकी ऊंचाई भी 2 फीट के करीब हो जाती है, 60 सेंटीमीटर के करीब। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, अबू मोहम्मद खान जी से, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, अबू मोहम्मद जी बात कर रहे हैं? जी मैडम। नमस्कार सर, अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी मैडम। सर आपका एक बार फिर से स्वागत है ग्रीन टीवी में। जी मैडम, थैंक यू। जी सर, आपका सवाल आया है। हाँ मैडम, केचुआ खाद डालने की थी और खेतों में बारिश ज्यादा हो रही है अभी तो केचुआ खेत में कैसे ज्यादा हो सके, उसकी जानकारी चाहिए मुझे। देखिए अबू मोहम्मद जी साहब, केचुआ अगर खाद बनाना है तो सबसे पहले हमें उसकी एक तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपने कुछ जानकारी ली है पहले कि किस तरह से इसको बनाते हैं? हाँ, नेट पे देखता रहता हूँ तो उसमें बहुत जानकारी है, लेकिन कोई पर्टिकुलर कोई मिला नहीं बात। अच्छा, एक हमें गड्ढा बनाना पड़ता है ज़मीन के ऊपर या नीचे, ज़मीन के ऊपर बना देते हैं अक्सर, और ये एक तरह से 1 से 1.5 मीटर चौड़ाई का होता है और इसकी ऊंचाई भी 2 फीट के करीब हो जाती है, 60 सेंटीमीटर के करीब। लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं, 10 मीटर या 15 मीटर, जैसे आपको सुविधा हो। और ऊपर एक छाया भी लगानी होती है। इसमें आप गोबर की खाद और कचरा डालते हैं और कुछ केंचुए छोड़ते हैं। तो जो केंचुए हैं वो आप कहाँ से लेंगे? ये अगर हाँ, अगर नवसारी का जो आपके पास में नवसारी है कॉलेज हॉर्टिकल्चर का, वहाँ से शायद आपको केंचुए मिल जाएंगे। तो हाँ, तो वहाँ से आप केंचुए ले सकते हैं और एक बार अगर आपने ले लिए तो ये अपने आप बढ़ते रहते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, निर्णित सिंह जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, निर्णित जी बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से।
सर आपका सवाल आया है, बकरी पालन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? हाँ जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए अपना सवाल। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ मैं जी, वो बकरी पालन का कौन सी नस्ल अच्छी होगी मतलब? निर्नीत जी, जो बकरी पालन के लिए कई नस्ल हैं जिनके दूध देने के लिए अच्छी हैं। ठीक, इसमें सिरोही, जमुनापारी, बीटल या आजकल आपके ज़िले में बर्बरी नस्ल की बकरी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाँ, अगर आप अपने झाबुआ ज़िले के पशुपालन अधिकारी से मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि सरकार की क्या योजना है, क्योंकि 10 बकरी या 20 बकरी पे अनुदान भी मिल रहा है और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो विशेष योजनाएं बकरी पालन की चल रही है यहाँ पर, तो वो सरकार की योजना का भी फ़ायदा उठाएं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, रणवीर सिंह जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, रणवीर सिंह जी बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। नमस्कार मैम। सर आपका सवाल आया है। जी मैडम। जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए अपना सवाल। मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम लोगों के यहाँ सिर्फ डीएपी और यूरिया उपलब्ध मिलती है सोसाइटी में जी, और आप लोग जैसे बताते हैं कि पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन, तो ये अलग अलग मात्रा के लिए हम लोग कौन सी खाद यूज करें? जी सोसाइटी में यूरिया और डीएपी है, और मेरे ख्याल से एक और खाद आती होगी जिसको 12-32-16 कहते हैं। नहीं सर, सिर्फ डीएपी, यूरिया और सुपर सल्फेट आती है, सिंगल सुपर सल्फेट। हाँ, सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो देखिए, डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 18% और 46% फास्फोरस होता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16% फास्फोरस होता है और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो अगर इन सब को देखेंगे हम तो हमें सिर्फ 2 तत्व मिल रहे हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब हमें पोटाश, अगर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मिट्टी के नमूने की जांच करवाएं तो आपको पता चलेगा कि आपकी भूमि में कितने तत्व मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि कौन सा तत्व कम है, कौन सा बराबर मात्रा में और कौन सा ज़्यादा है। तो मिट्टी के नमूने की जांच करवा लें तो हम निश्चित तौर से आपको कह सकते हैं कि आपको पोटाश डालना है। या अगर आजकल सूक्ष्म तत्वों की भी जांच होती है, जिंक, बोरॉन, कॉपर, सल्फर वगैरह, तो ये भी बता सकते हैं कि आपको इन तत्वों के देना है। सोसाइटी अक्सर सूक्ष्म तत्व वाले खाद नहीं रखती है, लेकिन जिंक सल्फेट वगैरह उनको रखना चाहिए, क्योंकि जिंक सल्फेट मिलती है सर, लेकिन पोटाश हम लोग कहाँ से पाएं? अब पोटाश या तो जो ये मिली जुली खादें हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ 12-32-16, तो इसमें 12 बंद हो गई है। अच्छा, जब भी आप देखें कोई खाद, कभी कभी आपको एक खाद मिलती होगी 18-18-18। जी सर। तो 18 हमेशा पहला जो अंक होता है वो नाइट्रोजन का होता है, दूसरा जो अंक होता है वो फास्फोरस का होता है, और जो तीसरा अंक होता है वो पोटाश का होता है। तो जो मिली जुली खादें हैं जिसमें हम कहते हैं 12-32-16 या 18-18-18, इनमें तीनों तत्व हैं। तो एक तो ये है। अगर आप अलग से लेना चाहें तो म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसको MOP या पोटाश खाद कहते हैं, वो अलग से देना पड़ता है। और म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% पोटाश तत्व होता है। जैसे यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, उस तरह म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% नाइट्रोजन है। अगर आप सोसाइटी को कहेंगे तो वो इफ़को का 12-32-16 भी मंगाना चालू कर सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों सवालों और जवाबों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक की बारी। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रीन टीवी। मैडम मेरी समस्या ये थी कि मैंने लगभग 1 साल पहले किन्नू का बाग लगाया था, उसमें अब नीचे से भी कोपल चल रही, तो उसको काटा जाए या नहीं काटा जाए फिलहाल? हाँ, किन्नू में आप जो नीचे आ रहे हैं उनको हटाते रहें अच्छे से, सिकेटियर से। इनको जो दूसरे आ रहे हैं उनको नीचे से ज़रूर काट देना चाहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में। दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, अर्पित यादव जी से, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आइए देते हैं इनके सवालों के जवाब। हेलो, अर्पित जी बात कर रहे हैं? हार्दिक यादव बोल रहा हूँ मैडम। जी नमस्कार सर, अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। नमस्कार मैडम। जी सर, आपका सवाल आया है। जी मैडम। क्या जानना चाहते हैं आप? पूछे अपना सवाल। मैडम मेरी समस्या ये थी कि मैंने लगभग 1 साल पहले किन्नू का बाग लगाया था जी। वो लगभग 2-2.5 साल के पौधे लगाए थे जी। तो उसमें अब नीचे से भी कोपल चल रही, तो उसको काटा जाए या नहीं काटा जाए फिलहाल? हाँ, किन्नू में आप जो नीचे आ रहे हैं उनको हटाते रहें अच्छे से, सिकेटियर से। उनको जो दूसरे आ रहे हैं उनको नीचे से ज़रूर काट देना चाहिए। लगभग 5 फुट के आसपास है मेरे पौधे। हाँ जी, नहीं अच्छा रहेगा। और थाला बना के रखें आराम से। थोड़ा सा ये कोशिश करें कि तने पे पानी ना लगे, तो जो थाला बनाएं वो बीच में आप तने पे ज़रूर मिट्टी रखें। और बाद में दिसंबर में उसमें खाद देने का आएगा, तब उसमें वो आपको फिर सिफारिश करेंगे कि इसको कैसे खाद देना है और कैसे बढ़ाना है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से, विनय राय जी से, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, विनय जी बात कर रहे हैं? जी मैम। नमस्कार सर, अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ मैम। जी सर, आपका सवाल आया है। जी जी सर, आप क्या जानना चाहते हैं? पूछिए अपना सवाल। सवाल मेरा था मैम कि मेरे पास में जो 14 एकड़ की जमीन है, पुराने लगभग पिछले 20 वर्षों से मैंने मतलब समझ लीजिए खेत में कुछ नहीं बोया गया था जी। मतलब पुरानी पलटी हुई जमीन थी, उसको मैंने इस साल नया मतलब जुताई बखरौनी करके इसमें मक्का डाला हूँ जी। तो मक्का ग्रोथ नहीं ले रहा है। आमतौर पर अगर ज़मीन अच्छी है और खुराक पूरी मिली है तो पौधा घुटनों तक आ जाना चाहिए था। अभी हैं मक्का का पौधा इस अवस्था में घुटनों तक की ऊंचाई हो जानी चाहिए थी, लगभग 1 से 1.25 से 1.5 फीट तक की। वो आपकी अच्छी ज़मीन पे आ गया जहाँ पहले शायद उड़द आपने की थी। तो दूसरी जगह अगर ज़मीन ठीक है, पथरीली नहीं है या उसकी गहराई ठीक है, तो वहाँ भी खाद की कमी है। और जहाँ ज़मीन की गहराई नहीं है वहाँ भी हम खाद दे करके ही इसको बढ़ा सकते हैं। खास करके नाइट्रोजन अभी देना होगा। घास फूस मतलब ये अभी 5-6 दिन होगा सर रेगुलर नाइट्रोजन दिए मैंने। अच्छा, तो उसके बाद कुछ फर्क आ रहा है? नाइट्रोजन से हल्का फुल्का मतलब जो पीलापन था वो कम हुआ है। हाँ, जो नाइट्रोजन की और उसके बाद में जैसे यूरिया डालने के बाद में फिर मैंने उस पर मतलब एक मेरे पास में है NPK का एक कंसोरिया करके है। अच्छा, उस पे क्या लिखा हुआ है NPK पे? 12-32-16 लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है NPK पे? ये जो कंसोरिया जो है, हाँ, एक द्रवरूप जीवाणु मिश्रण है, मतलब बायो। अच्छा, बायो है, ठीक है। उसमें तत्वों की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। इसमें अजेटोबैक्टर है। हाँ, ये जीवाणु हैं। राइजोबियम है, ये जीवाणु का छिड़काव। हाँ, तो राइजोबियम की मक्का में ज़रूरत नहीं होती, एजेटोबैक्टर से थोड़ा फ़ायदा होता है। राइजोबियम का जो जीवाणु है वो दलहनी फसलों के लिए होता है। और जो क्या इसलिए तो करवा दिया है कि अब ये मिश्रण था मेरे पास में। हाँ, कोई बात नहीं अगर आपने डाल दिया है तो। लेकिन मेरी आपको ये सलाह होगी कि एक तो खरपतवार निकाल दें सारे, और अब जो खाद दे रहे हैं उसमें लगभग 25 किलो MOP, क्योंकि आपके जो पत्ते हैं नीचे के उनके किनारे पे जो पीलापन आ रहा है उसमें 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP प्रति एकड़ जरूर डालें। अगर अच्छा होता आप मिट्टी के नमूने की भी अपनी जांच करा लेते तो आपको पता रहता है कि आपकी भूमि की उर्वरता क्या है। जो आपके 14 एकड़ का खेत है उसमें से अलग अलग हिस्से आप ये जो जमीन है सर, ये 14 एकड़ की जमीन है, इसका मैं लैब टेस्ट नहीं करवाया था। वो करवा लें, उसमें कोई हानि नहीं है। और इसको 2-3 भागों में आप बांट दें। जहां आपका 14 एकड़ एक समान नहीं है तो जो अच्छी जमीन है उसका एक
4 एकड़ का ग्रोथ बताया था, लगभग समथिंग 1.5-2 फीट का है। हाँ। ये जो है 5-7 इंच, बस इससे बड़ा नहीं, कोई 7 इंच कोई 5 इंच होगा, बहुत हो गया। हार्डली कोई झाड़ आकर पड़ा होता 10 इंच से ज्यादा कोई बड़ा नहीं। तब जब ये मक्का कट जाए तो एक बार आप मिट्टी का नमूना लें, अलग अलग इसका खेत को विभाजित कर लें आप कि मेरे इस भाग का ये नमूने हैं, इस भाग की ये नमूने। नमूना कैसे लेते हैं ये भी आप जान लें और इसके जांच जरूर कराएं। उसके हिसाब से उन टुकड़ों में 14 एकड़ के उस भाग में अलग अलग सिफारिशें आ सकती है और कौन सा तत्व कम है ये भी पता चल सकता है। तो आपको कहाँ अब खाद ज़्यादा डालनी है, कहाँ कम डालनी है, क्योंकि उस पर निर्भर करेगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे सभी कॉलर्स का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें और हमारे कॉलर्स को देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं खेतीबाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवालों के जवाब, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।